नमस्कार अर्जुन जी, सोहन जी। सर नमस्कार। कोठारी सर ज्वाइन कर रहे शॉर्टली आ रहे। हम्म, आप जो सभी मुद्दों से तो अवगत होंगे ही मेरे ख्याल से, जो गौ माता के लिए जो रखे गए हैं। सर लोग जुड़ते जाएंगे, हम अपनी चर्चा चालू कर देंगे। अर्जुन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर अभय छेड़ा हूँ। मैं विश्व शक्ति पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अ, सर राष्ट्रीय महासचिव, और कोठारी सर इसके प्रेसिडेंट है विश्व शक्ति पार्टी के। हाँ सर। नमस्कार कोठारी सर। नमस्कार सर। डॉक्टर अभय, हाँ जी, बोलिए। आप स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट हाँ। कीजिए। हम्म, आप स्टार्ट कीजिए, बाकी लोग जुड़ेंगे। स्टार्ट करें। भी लोग जुड़ रहे हैं। मैं डॉक्टर अभय छेड़ा बोल रहा हूँ, विश्व शक्ति पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव के तौर पे। और आज का जो मुद्दा है गौ माता, राष्ट्र माता। और गौ माता के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, गौवध कैसे रोका जाए, कैसे बंद किया जाए, और गौ के आधारित भारत की समृद्धि को वापस कैसा लाया जाए। तो एक ये जो है विश्व शक्ति पार्टी का इलेक्शन के लिए एक
बहुत बड़ा मुद्दा है, गौ आधारित भारतीय संस्कृति। शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अर्जुन जी, सोहनलाल जी, पवन पांडा, डॉक्टर अंजलि शर्मा, डॉक्टर उर्वी, रतन जी, डॉक्टर वैद्य जी, संजय जैन जी ट्रांजिट पे है, ऑन उनका कनेक्शन लगेगा टूटेगा, इससे पॉसिबल होगा वो ज्वाइन करते रहेंगे। कोठारी सर, कोठारी जी पे ये जन आंदोलन के स्रोत रहे, आपको कैसे हेल्प करना, सभी मुद्दों एक काम। और पहला अध्याय जो था कि राजू ऋषि जी की टीचिंग को इम्प्लीमेंट करना, जो भी सिखाया, और दूसरा गौ माता का मतलब। हाँ जी डॉक्टर अभय, हाँ जी। कि मैं कुछ लोग शायद अपन एक दूसरे से परिचित भी नहीं है, तो 30-30 सेकंड आप सबको मौका दे दीजिए, अपना एक बार ना नाम बता देंगे, कहाँ से है ना, कौन से स्टेट से वगैरह ना। 30-30 सेकंड में सब लोग अपना परिचय दे दें, तो फिर आप काम शुरू कर दो। आप नाम लेते रहिए, वो अपना परिचय देते रहेंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम भारद्वाज रत्न है और डिस्ट्रिक्ट संगरूर पंजाब से जी। सर मेरा नाम अर्जुन सिंह है, राजस्थान सुमेरपुर डिस्ट्रिक्ट, सुमेरपुर पाली। सुमेरपुर पाली। हाँ सर। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? सर मेरा इमिटेशन का बिजनेस है। इमिटेशन? हाँ सर। अच्छा, ठीक है। और रात में 9 बजे से 12 बजे तक गौ सेवा होती है, रात को? घायल गायों की सेवा होती है सर। रात को 9 से 12? हाँ सर, कभी कभी कहाँ 2 होती? भी बज जाते हैं। सुमेरपुर में कहाँ? सर, सुमेरपुर और सीक्वेंस 2 वहाँ पे। क्या गौशाला है क्या वहाँ पर? नहीं, गौशाला नहीं है सर, ऐसे जो बेसहारा घूमते हैं ना पशु, अच्छा, उनकी सेवा करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई अपना बता दे, 30-30 सेकंड में सभी लोग अपना परिचय बता दें, फिर अपन काम शुरू करते हैं आज का। हेलो। हाँ डॉक्टर अभय, आप नाम ले लीजिए ताकि वो अपना, ताकि पता चल सके किसको बोलना है ना। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी। रवि जी। हाँ, मैं रविंद्र महांगरे बोल रहा हूँ। हाँ रविंद्र? रविंद्र हाँ हाँ, महांगरे। महांगरे। अच्छा अच्छा। हाँ, महाराष्ट्र नासिक से हूँ मैं। अच्छा। हाँ, और आप दोनों को भी मैं पिछले 4-5 साल से जानता हूँ, जब से कोरोना आया है तब से। जी जी जी। और तब से मैं आपके विचारों से प्रभावित हुआ हूँ। बहुत बढ़िया। और क्या करते हैं आप ऐसे? मैं नासिक में एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL करके फैक्ट्री है। हाँ। हाँ, उसमें मैं सर्विस करता हूँ पिछले 15-16 साल से। अच्छा, तो HL ये प्राइवेट है गवर्नमेंट है? नहीं, गवर्नमेंट है सर। गवर्नमेंट से है ना ये तो। हाँ, गवर्नमेंट सर्वेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आपके जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी कोई संबंध है HL से? तो अभी तो सर यहाँ पे थंब पंचिंग ही चालू है ना। अच्छा ठीक है, चलो। और मैं पिछले 15-20 साल से राजू भाई के विचारों से जुड़ा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और यहाँ पे लोकल हम गौ माता के लिए काम ऐसे करते हैं कि जिससे हम दूध लेते हैं, उस दूध वाले के पास ही गिर गाय है। अच्छा।
उनको हम प्रेरित करते हैं कि इस दूध को लोगों को लेना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उनका प्रचार होना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, ठीक है, रविंद्र महानकरे, महाराष्ट्र है ना? महाराष्ट्र, नासिक से। अच्छा, ठीक है। देखो भाई, किसी का स्पीकर बंद कर दीजिए, स्पीकर से डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट नाम ले लीजिए डॉक्टर साहब। हाँ, सचिन अशोक। सचिन भाई बोलिए जरा। संक्षिप्त परिचय दीजिए अपना। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम सचिन अशोक चौधरी है। मैं छत्रपति नगर जिले से हूँ। तहसील सोयगांव, गांव जरंडी। हाँ, छत्रपति नगर, छत्रपति संभाजी नगर जिला। जिला? हाँ। छत्रपति नगर जिला कहाँ पर? जो औरंगाबाद था, औरंगजेब का। औरंगाबाद। अच्छा अच्छा अच्छा, औरंगाबाद। तो आप तो डॉक्टर विलास जगदाले के वहां के? जी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। सचिन अशोक चौधरी हैं? हाँ। चौधरी जी, क्या करते हैं आप? मैं बजरंग दल संभाजी नगर ग्रामीण जिला प्रमुख हूँ, गोरक्षक। बजरंग दल? जिला गोरक्षक प्रमुख। अच्छा, तो अभी जो बजरंग दल के राष्ट्रीय हेड कौन है? हाँ। बजरंग दल के नेशनल हेड कौन है वैसे अभी? नहीं, इतनी तो बड़ी जानकारी नहीं है। अच्छा, तो आपके स्टेट का हेड कौन होगा, है कुछ? हमारा जिला मंत्री है सचिन रहाणे करके। चलिए, कोई इशू। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। अर्जुन जी। हाँ सर। का अर्जुन संक्षिप्त। सिंह। अभी ज्यादा लोग आए हैं इससे। हाँ, कोई नहीं, आप 30-30 सेकंड सबको दे दीजिए। हाँ जी। आपका नाम और कहाँ से और कामकाज क्या है, और संक्षिप्त में। अर्जुन जी, अपना स्पीकर ऑन करके बताइए। चलिए, वो सुन नहीं पा रहे हैं, आप नेक्स्ट ले लीजिए। हाँ जी, सोहन जी, सोहन यादव। नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार। मैं सोहनलाल यादव, दिल्ली से। और मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। आ रही है। आ रही है जी। यही है मेरा संक्षिप्त परिचय। और आप लोगों से मिला हूँ, डॉक्टर अभय चेहरा तरुण जी जानते हैं, मुलाकात हो रखी है संजय जैन जी से भी, और भी साथी जानते होंगे बाय फेस। ठीक है, आप लोग करिए कंटिन्यू। थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट लीजिए। तो उर्वी। डॉक्टर उर्वी, आप सुन पा रहे हैं? बोलिए। नमस्कार। हाँ, आ रही। हाँ, डॉक्टर अंजलि शर्मा, आप बोलिए। हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर अंजलि शर्मा। मैं हाँ।
तपन जी, तपन जी आपका संक्षिप्त परिचय दीजिए 30 सेकंड के लिए। रंजीत जी आपका परिचय दीजिए। हेलो जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं राजस्थान से हनुमानगढ़ जिले से हूँ जी, और हाँ। खेती बाड़ी संबंधित ही काम करता हूँ जी। बहुत अच्छा। राम किशोर जी अपना परिचय दीजिए। हाँ जी, नमस्कार जी। राम किशोर नाम है जी, और मैं फरीदाबाद से एनसीआर बॉर्डर के पास पल्ला है, वहाँ पे मैं रहता हूँ। तो अभी तक जितने भी मीटिंग थी, अभी तक कोठारी के जितने भी मीटिंग शुरुआत से लेके अब तक काफ़ी मैंने अटेंड की हैं। बाकी और सदस्य हैं वो मेरे को बाई फेस जानते हैं। जेएसएम में हूँ मैं अभी इस समय आपके साथ ही। शुक्रिया। बस। हार्दिक जी, हार्दिक कोटक। हाँ जी। कम बंद कर। हुआ? हाँ जी। अजीत सिंह जी आपका परिचय दीजिए शॉर्ट। जी राधे राधे सभी को। जी मैं अजीत सिंह मथुरा उत्तर प्रदेश से हूँ, और डॉक्टर साहब ने मुझे यहाँ पे ज्वाइन किया है तो बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से मिलकर। और आपके मिशन में जैसे भी हो, मेरी जो भी जरूरत हो उसके लिए मैं पूर्ण रूप से सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। बहुत अजीत जी, अजीत कुमार जी अपना परिचय दीजिए। नरेंद्र जी, नरेंद्र चांदी जी अपना परिचय दीजिए। तो हेलो बोलिए। सर जी, राम राम जी, मैं लुधियाना से। राम राम। हाँ जी, हाँ जी। लुधियाना से क्या काम काज है आपका? मेरा जी एसी फ्रिज का काम है, रिपेयरिंग का। हाँ जी, हाँ जी। मैं फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ आज, फर्स्ट मीटिंग ज्वाइन की है मैंने। बहुत। हाँ जी।
हमारे बीच वैद्य संजय जैन जी हैं। आपका परिचय दीजिए। मैं इनका दूंगा। ये जो वाइस प्रेसिडेंट है विश्व शक्ति पार्टी के, और गौ माता के लिए तन मन धन से काम करते हैं। अ, आप और कुछ कहिए संजय जी। जय गौ माता की। मैं एक्चुअली मैं अभी बैठ हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं परिचय दूंगा जब तक आप लोग कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद। पंकज जी, पंकज, अपना परिचय दीजिए। पंकज अरोड़ा। हाँ, पंकज अरोड़ा, दिल्ली पीतमपुरा। अच्छा, क्या काम काज करते हैं? ऑक्यूपेशन? मेरा ऑप्टिकल स्टोर है। हाँ, ओके। एक विवेक पांडे जी, मल्हाराव, बाहर से, बिल्डिंग के बाहर से ओपनिंग है। हेलो, विवेक पांडे। विवेक पांडे जी, विवेक पांडे, अपना स्पीकर ऑन कर दो। भरत भाई, अगर आप सुन पा रहे हो तो अपना स्पीकर बंद कर दीजिए। भरत भाई, भरत भाई, आप सुन पा रहे हैं? अच्छा, मल्लाराव काशीनाथ बोर्ड से। हाँ मल्हाराव जी, बोलिए अपना परिचय। चलिए, शायद वो आवाज नहीं आ पा रही उन तक, है ना डॉक्टर साहब? जी पोदरा जी, अपना परिचय दीजिए। शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा, एक बार डॉक्टर उर्वी और डॉक्टर अंजलि को है ना, आप दोबारा ले लीजिए, क्योंकि
की आवाज आई नहीं थी ना बीच में, तब पूरा बता नहीं पाए थे, आवाज कट गई थी ना। डॉक्टर उर्वी आप कहाँ से हैं? डॉक्टर उर्वी वसई से ही है। अच्छा, यहाँ वसई से ही है। हाँ जी। अच्छा ठीक है, वसई से। और डॉक्टर अंजलि? डॉक्टर अंजलि आपको आवाज आ पा रही? डॉक्टर अंजलि यहाँ असिस्ट करते हैं यहाँ। अच्छा ठीक ठीक ठीक, ओके, वसई में ही है। ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं डॉक्टर साहब, है ना? डॉक्टर अभय? हाँ यस बोल। ठीक है ना, इसको अब स्टार्ट करते हैं ना, हाँ। ऑफिशियल स्टार्ट करते हैं। ओके। तो हाँ, सबसे पहले जितने भी आप लोग जुड़े हुए हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने इतना टाइम निकाला और इस महत्वपूर्ण काम के लिए आप लोग अपना समय दे रहे हैं। ये आपको भी बड़ा ही बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जी पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेसिकली आखिर कई लोगों का सवाल होता है भाई, गौ माता का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों है? ऐसा कई लोगों का सवाल होता है। तो हम लोग जो इस बात को समझते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन सर्वसाधारण जो इस बात को नहीं समझता उसको भी इस बात को समझाने की आवश्यकता है। अब भारत में हम लोग गौ माता की हत्या की बंदी की बात कर रहे हैं, तो क्या दुनिया में कोई और भी देश है जहां पर गौ हत्या की बंदी है? इस बात को समझने की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक देश है क्यूबा, एक छोटा सा देश है क्यूबा, वहां पर गौ हत्या बंदी है, वहां पर कोई भी इंसान गाय की हत्या नहीं कर सकता। गौ हत्या से सीधा सा मतलब ये है कि जो जितने भी कत्ल कारखाने हैं वो सब बंद है, और किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो व्यावसायिक गतिविधि के रूप में या चाहे अपने घर के अंदर, गौ माता की हत्या करने की अनुमति नहीं है। इसी क्रम में बात करेंगे श्रीलंका। श्रीलंका में एक कानून आया, एनिमल एक्ट ऑफ श्रीलंका। इस कानून के आने के बाद वहां पर गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। उस कानून को लाने के लिए श्रीलंका की जनता ने बड़ा संघर्ष किया था, और अल्टीमेटली 2020 में ये कानून पूर्ण रूप से लागू हो चुका है, और वहां पर किसी भी कीमत पर गौ हत्या अलाउड नहीं है। एक तीसरा देश और है म्यांमार। म्यांमार में एक कानून है, केटल स्लॉटर एक्ट। वो इतना स्ट्रिक्ट कानून है कि एनी अमाउंट ऑफ बीफ इज अ पनिशेबल एक्ट। उस एक्ट के हिसाब से किसी के पास अगर बीफ का 50 ग्राम भी मिल जाएगा तो वो पनिशेबल एक्ट है। भारत के अंदर कभी भी प्राचीन समय में गौ हत्या नहीं होती थी, गाय माता को सर्वोच्च स्थान मिलता था। अंग्रेजों ने आने के बाद यहाँ पर कई तरह के कत्ल कारखाने खोले, और 1860 में इसके खिलाफ एक आंदोलन हुआ। 1760 में पहला स्लॉटर हाउस इंडिया में खुला, और 1860 में ये चलता रहा, धीरे धीरे स्लॉटर हाउस बढ़ते रहे, और पंजाब के सिखों ने, नामधारी सिखों ने सबसे पहले इस आंदोलन की शुरुआत की। उसके बाद आर्य समाज ने इसको आगे बढ़ाया, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसको आगे बढ़ाया। आजादी के समय में महात्मा गांधी जी गौ हत्या बंदी के बड़े पक्ष में थे, और जब देश आजाद हुआ तो संसद में जब कानून लाया गया तो उस कानून का उस समय के जो प्रधानमंत्री जी थे, नेहरू जी, उन्होंने विरोध किया था। 1760 में जो पहला कत्ल कारखाना खुला, वो कत्ल कारखाना 1910 तक आते आते 350 हो गए, और आज वर्तमान में 3050 लीगल ऑफिशियली अप्रूव्ड कत्ल कारखाने हैं, और 35,000 इलीगल स्लॉटर हाउस देश के अंदर है। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, हालांकि उसको हम आजादी तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसा भी कागजों में कहा जाता है, जो ट्रांसफर ऑफ पावर जो हुआ, उस समय हमारे देश के अंदर लगभग 90 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ गायें थी, जो आज की तारीख में इसकी संख्या 10 करोड़ के आसपास हो गई है। इसका मतलब यह होगा 90% गाय हम लोगों ने मार दी है। दूसरी तरफ
देश की आबादी 4 गुना बढ़ चुकी है। एक तरफ 90% गाय कम हो चुकी है और आबादी 4 गुना बढ़ चुकी है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो दूध जो मिलता है वो भी 2 या 2.5%, 3% के आसपास ही हमारा एक्चुअल दूध है, बाकी तो सब नकली दूध मार्केट के अंदर मिलता है। दूध एक अलग मसला है, गौ माता से क्या क्या फायदे होते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन गौ माता का जो सभ्यता और संस्कृति के साथ संबंध है और गौ माता जिस प्रकार से हमारे लिए पवित्र मानी जाती है वो एक अलग मामला है। फिर भी दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिन लोगों ने या तो पूर्ण रूप से गौ हत्या बंदी कर रखी है या आंशिक रूप से गौ हत्या में बंदी कर रखी है कि पर्टिकुलर एज के बाद वो गौ हत्या को परमिट करते हैं। आजादी के बाद देश में कई आंदोलन हुए इसकी किसी चीज को लेकर के, और जो आंदोलन 1860 से चला उसके बाद में 1966 में 100 से ज्यादा एमपी ने हस्ताक्षर करके एक लोकसभा को लेकर लिखा कि भाई गौ हत्या की जाए, और दिल्ली में 1966 में गोपाष्टमी थी, उस दिन 5 लाख से लेकर 10 लाख लोग इकट्ठे हुए थे स्वामी करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में। और उसके बाद दिल्ली में गोलीबारी हुई, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सबको मारा गया और लगभग 5000 के आसपास लोग उसमें शहीद हुए। तो ये मांग हमारी बड़ी प्राचीन है, आज की मांग नहीं है, ये बड़ी ही प्राचीन मांग है। तो चूंकि इस समय को करने का समय आ चुका और पूरे देश में इस समय एक नवीन आंदोलन और चलने वाला है, देश में कहीं भी किसी भी जगह इस प्रकार का आंदोलन होगा तो विश्व शक्ति पार्टी उस आंदोलन को पूरी तरह से समर्थन देगी, पूरा सपोर्ट करेगी। हमारे सभी कार्यकर्ता उसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, और जहां भी कोई भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार का कोई मूवमेंट किया जाएगा तो इसको हम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, इन लोगों ने अभी तक इस बारे में लेकर कोई भी निर्णय नहीं लिया है। कांग्रेस तो शुद्ध रूप से विरोध किया, जब जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री जी थे तब उन लोगों ने विरोध किया, उसके बाद में इंदिरा गांधी जी ने विरोध किया। हालांकि उस समय के तमाम लोग, उस समय के गृह मंत्री भी चाहते थे कि इंदिरा जी ये कानून पास करें, लेकिन इंदिरा जी अड़ी हुई थी, उन्होंने कानून पास नहीं किया और गो सेवकों के ऊपर, गो भक्तों के ऊपर एक गोलीबारी जो कांड हुआ वो आप लोगों को जानकारी में शायद होगा या नहीं होगा, उस दिन कम से कम 5000 लोग मारे गए थे। तो कांग्रेस का तो एक ये स्पष्ट दृष्टिकोण है कि ये जो है वो गौ माता की हत्या पर रोक नहीं लगाएगी। लेकिन जहां तक बीजेपी की बात थी, देश के करोड़ों गौ सेवकों को, गौ भक्तों को इस बात की उम्मीद थी कि बीजेपी कहीं न कहीं आकर के इस कानून को लाएगी और देश के अंदर गौ हत्या बंदी करेगी, परंतु इसका ठीक उल्टा हुआ। बीजेपी राज के अंदर गौ माता का मांस का जो एक्सपोर्ट, कभी 2nd नंबर पे, कभी 3rd नंबर पे, देश दुनिया का 2nd नंबर का गौ मांस का एक्सपोर्ट, कभी 3rd कभी 2nd नंबर का इतना बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। तो जहां पर हमारे देश में एक भी गाय का कत्ल नहीं होना चाहिए था, जहां पर गौ माता की एक भी बूंद नहीं निकलनी चाहिए थी, वहां पर करोड़ों की संख्या में गौ माता प्रतिवर्ष हत्याएं हो रही है और उनका मांस विदेशों के अंदर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह सरकार, हमें लगता है कि ये निश्चित तौर से इस बात को नहीं मानेगी, तो हमारे साथ में एक विकल्प भी होना चाहिए। अगर सरकार नहीं मानती है तो एक विकल्प के तौर पर विश्व शक्ति पार्टी का विकल्प हम देश की जनता को दे सकते हैं। जैसे ही हम आएंगे, आने के 100 दिन के भीतर पहले ही 100 दिन के भीतर गौ हत्या बंदी का कानून पास किया जाएगा। गौ माता के जो फायदे हैं वो तो बहुत लंबी लिस्ट है, एक वो अलग मैटर है। फिलहाल हमारा जो संबंध है गौ माता के साथ में, वो हमारा सभ्यता का संबंध है, हमारी संस्कृति का संबंध है, हमारा भावनात्मक मुद्दा है। तो हम जिस प्रकार से राजू भाई ने कहा था कि हम अपने देश को, अपने देश की मान्यताओं के आधार पर दोबारा खड़ा करना चाहते हैं। हमारी अपनी मान्यता है, हमारे अपने विचार है, हमारी अपनी सभ्यता और संस्कृति है, उसके साथ मिलकर हम चलेंगे। उसी सभ्यता संस्कृति को श्रेष्ठ मानते हुए पूरे विश्व के ऊपर उस सभ्यता और संस्कृति की छाप छोड़ने का प्रयास हम करेंगे। जो देसी गौ माता होती है उसके अंदर A2 मिल्क होता है। A2 मिल्क बहुत ही अधिक प्रभावशाली होता है। अभी आपको एक और बहुत बड़े षड्यंत्र की मैं जानकारी दे दूं, अभी लैब ग्राउंड मिल्क भी आ चुका है। लैब ग्राउंड मिल्क का मतलब यह हुआ कि मिल्क लैब के अंदर बनेगा और उसके बाद ये लोग कहेंगे कि जो गौ माता होती है उसका पालन पोषण बड़ा मुश्किल होता है, गौ माता की वजह से इन्फेक्शन फैलता है, गौ माता का जो मिल्क है वो कम न्यूट्रिशन वाला होता है, लैब का मिल्क है जो अधिक न्यूट्रिशन वाला होता है, और गौ माता का
रख रखाव बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए चिकित्सक की आवश्यकता होती है। तमाम तरह की नकारात्मक बातें आपके सामने फैलाई जाएगी और जो थोड़ी बहुत बची हुई जो गौ माता है उसको भी आपके सामने आपके देखते देखते नष्ट किया जाएगा। और एक साथ में एक बड़ा ही गंभीर संकट आ चुका है, कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट के नाम पर ही कहते हैं कि जो गौ माता है वो सबसे अधिक कार्बन का उत्सर्जन करती है, इसलिए हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि सबसे अधिक मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन चूंकि गौ माता कर रही है, इसलिए गौ माता को नष्ट किया जाए, ऐसी इनकी डिमांड भी भविष्य के अंदर आ सकती है। साथ ही WHO की एक टीटी भारत सरकार साइन करने जा रही है और मोस्ट लाइकली यदि सरकार दोबारा जीत के आ गई तो WHO की टीटी साइन कर देगी। उस टीटी के हिसाब से लॉकडाउन कहीं भी किसी भी वक्त लगाया जा सकता है। टीटी में 4 तरह की संभावना है। सेंट्रल गवर्नमेंट लॉकडाउन लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है, नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कलेक्टर लगा सकता है, उसके नीचे आपके जो तालुका होता है, तालुका का जो हेड होता है, पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है, वो भी आपके एरिया के अंदर लॉकडाउन लगा सकता है। लॉकडाउन के साथ साथ एक बड़ी समस्या ये है कि यदि वो कहते हैं कि फलाना की वजह से इन्फेक्शन फैल रहा है, यदि वो कहते हैं कि चूहे की वजह से इन्फेक्शन फैल रहा है तो आपको अपने आसपास सारे चूहों को मारना पड़ेगा। यदि वो कहते हैं कि चूजों की वजह से, मुर्गों की वजह से फैल रहा है तो आपको मुर्गों को मारना पड़ेगा। यदि वो कहते हैं कि गौ माता की वजह से कोई इन्फेक्शन फैल रहा है तो आपको खुद ही अपनी अपनी गौ माता को मारना पड़ेगा। ऐसा सख्त कानून भी देश के अंदर आने वाला है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने ये फैसला किया है कि एक राजनीतिक क्रांति को हम लेके आएंगे इस देश के अंदर, क्योंकि ये देश अब परिवर्तन चाहता है। इस परिवर्तन के साथ साथ देश ये भी चाहता है कि जो आजादी हम खो चुके हैं उस खोई हुई आजादी को पुनः प्राप्त करने का हमारे पास एक स्वर्णिम अवसर है। इस बात के लिए हमें अब कमर कस के लग जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इंसान यदि मन में हार को मान लेता है तो वो हार जाता है, मन ही मन अगर वो ठान ले तो जीत होती है। देखिए सबसे अधिक बात राजनीति के अंदर क्या होती है कि लोग सोचते हैं कि अरे यार लोग क्या सोचेंगे मैं राजनीति के अंदर, तो आपके मन में इस तरह का तमाम डर निकाल दीजिए। असफलता का डर सबसे बड़ा डर होता है। यदि किसी व्यक्ति को लगता है अरे यार मैं तो असफल हो जाऊंगा, लोग तो मेरा हंसी मजाक उड़ाएंगे, ये जो डर होता है आपके मन के अंदर, असफल होने का डर, इसको छोड़ दीजिए। आज को तमाम इसके मन से निकाल दीजिए। हमें सिर्फ कर्म करना है। भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बात कही है कि कर्म के ऊपर हमारा अधिकार है, कर्म के फल के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। कर्म का फल कई तरह की संभावना के साथ मिश्रित होता है, वो कैसा होगा क्या होगा हम नहीं जानते। असफलता का भय जो व्यक्ति अपने दिल से दिमाग से निकाल देता है वही सफलता को प्राप्त कर सकता है। असफलता के साथ साथ जीवन जाने का भय, जीवन गया तो गया, जीवन तो आता रहता है जाता रहता है, जब तक जिएंगे देश के लिए तन मन धन से जिएंगे। ये भावना यदि हम लोगों ने पाल ली उसके बाद बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी मुश्किल हमारे लिए आसान हो जाती है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि असफलता का भय निकाल दीजिए और जीवन का भय निकाल दीजिए। जीवन तो आता रहता है जाता रहता है, जब तक जिएंगे देश के लिए जिएंगे, गौ माता के लिए जिएंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों को वो कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा जो हम लोगों ने इस पॉइंट्स को अभी आप लोगों के सामने वीएसपी की तरफ से, हमारी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जो पॉइंट्स रखे गए हैं उन पॉइंट्स को मैं आपके सामने समराइज करूंगा। आप लोग इस एक एक पॉइंट को समझ लीजिए और जैसे ही आप आज की मीटिंग के बाद लोगों से मिलते हैं उससे बात कीजिए और बात करके लोगों को इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ, इस पॉलिटिकल क्रांति के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिया जाएगा। संसद में कानून बनाकर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाएगा। इस बात का मतलब समझ लीजिए कि राष्ट्र माता का मतलब क्या होता है। राष्ट्र माता अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है। हमारे देश के शंकराचार्य जी का ये भी कहना है कि भाई भारत माता अर्थात गौ माता। जब हम जानते हैं कि एक मोर होता है वो राष्ट्रीय पक्षी होता है और जब मोर की मृत्यु होती है तो उसको एक सामाजिक राजनीतिक तरीके से उसको ससम्मान तरीके से दफनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिलेगा तो गौ माता कहीं भी होगी उसका जो देखने का जो आम लोगों का जो नजरिया है वो बदल जाएगा। गौ माता की मृत्यु होने पर एक तिरंगे में लिपटा करके एक विधिवत तरीके के साथ सम्मान पूर्वक सलामी देते हुए उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है
सभी प्रकार के गोवध के वध पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। सभी प्रकार से मतलब क्या है, चाहे वो गोवंश मतलब गोवंश, चाहे वो गोमाता है, चाहे वो नंदी है, चाहे वो बेल है। नंदी और बेल की स्थिति ज्यादा खराब है, गोमाता तो फिर भी थोड़ी बहुत बचाई जाती है, लेकिन नंदी तो जगह जगह थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको काट दिया जाता है। अभी आपको शायद पता नहीं होगा कि जो नंदी का जो मूत्र होता है वो भी कई तरह की बीमारी में काम आता है। जो लोग अपने शरीर को बढ़ाना चाहते हैं, शरीर को स्वास्थ्य को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए नंदी का जो यूरिन है, नंदी का जो मूत्र है वो बड़ा ही काम आता है। जिन बच्चों के अंदर, पुरुष के अंदर अगर किसी वजह से हार्मोन्स की कमी हो जाती है और उनका शारीरिक विकास रुक जाता है, यदि वो नंदी का पेशाब लेते हैं तो उनके अंदर वो हार्मोन्स की कमी की पूर्ति भी हो जाती है और शारीरिक विकास जैसा उनके उम्र के हिसाब से होना चाहिए वैसा हो जाता है। तीसरा जो पॉइंट है, भारतीय नोटों पर एवं सिक्कों पर गोमाता, नंदी एवं बछड़े सहित की एक तस्वीर लगेगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान होगा हमारे देश के ऊपर, क्योंकि लोग इस बारे में हमने लोगों से डिस्कशन किया था। लोग कहते हैं जी महात्मा गांधी जी हमारे देश के लिए बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उनको आप इनकार नहीं कर सकते, उनको आप नकार नहीं सकते। लेकिन मैं आप लोगों के समक्ष ये बात कहना चाहूंगा कि भारत कोई 1947 के बाद पैदा हुआ देश नहीं है। पाकिस्तान के लिए आप कह सकते हैं, बांग्लादेश के लिए आप कह सकते हैं, किसी और देश के लिए आप कह सकते हैं, भारत तो सदियों, सहस्त्रों वर्षों पुराना देश है और इस देश के अंदर गोमाता सदैव से ही एक आदरणीय रही है। तो ऐसी स्थिति में हम भारतीय नोटों पर गोमाता, नंदी एवं बछड़े सहित की एक तस्वीर लगाएंगे। चौथा पॉइंट है, नंदी महाराज एवं गोमाता की एक विशाल एवं भारत का सबसे ऊंचा स्टैचू बनाया जाएगा, ये भी सम्मान देने के लिए है। पांचवा पॉइंट है, किसानों को गो आधारित कृषि के फायदे की जानकारी दी जाएगी। गो आधारित कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि कुछ किसानों को लगता है कि भाई हमारे लिए गो पालन बहुत महंगा हो गया है, तो ऐसी स्थिति में यदि हम उनको गो पालन के कुछ तरीके बताएंगे और गो पालन से होने वाली अतिरिक्त आय बताएंगे तो निश्चित तौर से वो गो पालन करेंगे और गौ माता की संख्या दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ती रहेगी। छठा पॉइंट है, सभी प्रकार के गो उत्पाद जीएसटी रहित एंड इनकम टैक्स रहित होंगे। गौ माता से संबंधित जितने भी उत्पाद है, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे कोई दिए बना रहा है, चाहे कोई उसका ईंटें बना रहा है, जो भी होगा वो सभी के सभी, उस पर कोई जीएसटी नहीं होगा, कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। सातवां पॉइंट है, देश में एक गो यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय बनाई जाएगी। एक हमारे चिकित्सक हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सक है, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब, गो माता अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। ये बात जब मुझे उन्होंने बताई तो पहले मुझे समझ में नहीं आई, फिर मैंने इस पर काफी स्टडी किया तो मुझे लगा बात बिल्कुल सही है। गौ माता अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, तो गौ माता के ऊपर एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी और देश में कम से कम 100 गो कॉलेज खोले जाएंगे। तो यहाँ पर एक व्यक्ति ने प्रश्न उठाया कि भाई जो वेट डॉक्टर होते हैं, जो पशु चिकित्सक होते हैं, वही तो गौ माता का इलाज कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पशु चिकित्सकों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कुत्ते का इलाज। उनको लगता है कि कुत्ता जो होता है, जो बड़े लोग होते हैं उनके पास कुत्ता होता है, उसको इलाज करेंगे तो हमें अच्छा पैसा मिलेगा। और प्राचीन समय में हमारे देश के अंदर हाथी के चिकित्सक होते थे, हस्त चिकित्सक, घोड़े के चिकित्सक होते थे, उसी प्रकार से गो चिकित्सक भी होते थे। ऐसी स्थिति में विशेष तौर से गो चिकित्सक कम से कम हम बनाएंगे और 100 गो कॉलेज खोले जाएंगे और 10 लाख के आसपास गो चिकित्सक तैयार किए जाएंगे। इसके साथ में सभी विद्यालय पाठ्यक्रमों में गो माता के महत्व को पढ़ाया जाएगा। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं तब से लेकर के गौ माता का क्या महत्व है, स्कूल से ही हम लोग बच्चों को इस बारे में पढ़ाना शुरू कर देंगे। हो सकेगा तो बीच बीच में गौशाला का टूरिंग, जिस प्रकार से लोग आउटिंग करते हैं, तो महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एक बार गौशाला का टूरिंग भी बच्चों से करवाया जाएगा। देश में कम से कम 10 गो अभ्यारण्य तैयार किए जाएंगे। इसका क्या मतलब है, ये अभ्यारण्य वहां पर इस प्रकार से होंगे कि वहां पर गौ माता आराम से अपना जीवन यापन करें। अगला नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्रत्येक गो पालक को प्रति गोवंश 1000 प्रति माह का गो पालन भत्ता दिया जाएगा। किसी के पास चाहे वो गाय है, चाहे गाय का बछड़ा है या नंदी है, कुछ भी है, कोई भी गोवंश है, उसके पास 1000 रुपये प्रति माह का उसको गो पालन भत्ता दिया जाएगा ताकि उसको जो बेसिक खर्चा है वो कम हो सके।
अगला जो पॉइंट है कि जो गो रक्षा करते हुए गो रक्षकों पे हुए केसेस निरस्त किए जाएंगे। हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गो रक्षक गुंडे हैं, उनके लिए उनके हिसाब से गो रक्षक गुंडे हैं, ये उनका कहना है। ऐसी स्थिति में उनके मन के भावों को हम समझ सकते हैं। तो हमारे जो गो रक्षक भाई है अलग अलग प्रदेश में जो काम करते हैं, उनके ऊपर पुलिस कई तरह के केसेस लगा देती है, या फिर जो उनके जो विरोधी होते हैं जिनके खिलाफ वो काम कर रहे होते हैं वो केसेस लगा देते हैं। तो तमाम केसेस गो रक्षकों पे अब तक जितने भी केसेस हुए सब के सब केसेस निरस्त किए जाएंगे और गो रक्षकों को समायोजित किया जाएगा, या तो उन्हें गो चिकित्सक बनाया जाएगा या किसी और तरीके से उनको समायोजित किया जाएगा। पॉइंट नंबर 14 ये है कि शहरों में प्रत्येक सोसाइटी में कम से कम एक गौ माता का पालन अवश्य किया जाएगा। जो शहरों की सोसाइटी है, जो नवीन सोसाइटी जो बनने वाली है, उसके अंदर जिस प्रकार से पार्किंग का प्लेस होता है, जिस प्रकार से किसी और चीज के लिए प्लेस एक तय होता है, उसी प्रकार से लिए एक गौ माता या एक से अधिक गौ माता, जितनी बड़ी सोसाइटी उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर स्पेस तय होगा, वहां पर गौ माता का पालन होगा। और जिस प्रकार से सोसाइटी के बाहर गेटमैन होता है, वॉचमैन होता है, उसी प्रकार से सोसाइटी को एक गौपालक या एक से अधिक गौपालक की नियुक्ति करनी होगी ताकि वो गायों का लालन पालन कर सके। 15 पॉइंट है, भारत सरकार में और राज्य सरकार में अलग से एक गौ मंत्रालय होगा। भारत सरकार का अलग से गौ मंत्रालय होगा और प्रत्येक राज्य का एक अलग से गौ मंत्रालय होगा। और 16 पॉइंट है, प्रत्येक जिले में एक गौ प्रकोष्ठ, जैसे प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर होता है तो कलेक्टर के सीधा अधीन एक गौ प्रकोष्ठ नियुक्त किया जाएगा ताकि वो गौ प्रकोष्ठ उस पूरे जिले में होने वाली किसी भी संभावित समस्याओं का समाधान कर सके। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया जाएगा। बहुत सारी गोचर भूमि है जिसको हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ है कि गोचर भूमि को गाय के चराने के लिए रखी गई है। और चूंकि गाय माता जो होती है वो उसका जो मेन काम ही होता है चरना, मतलब वो जो है इस मतलब गौ माता को कई बार बांध करके रखना ठीक नहीं है, उसको खुले में चरने की आजादी मिलनी चाहिए, तभी उसका जो वो खाती है वो औषधि बनती है। ये 17 पॉइंट हम लोगों ने तैयार किए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 17 पॉइंट होंगे। आप में से किसी और का कोई सजेशंस होगा, उस सजेशंस को भी हम इसमें शामिल करेंगे और पॉइंट्स को जरूरत पड़ने पर इस पॉइंट्स को हम बढ़ाएंगे इसके अंदर। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी कि गौ माता का बचाव क्यों आवश्यक है, नंबर 1। नंबर 2, वर्तमान सरकार ये नहीं कर सकती है तो हम करेंगे। नंबर 3, इस सरकार को हटा करके एक वैकल्पिक व्यवस्था हम लोगों को तैयार करनी है, उसकी तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है। ये एक प्रकार से राजनीतिक क्रांति है, चाहे जान जाए तो जाए, देश को बचाना है, लोगों को जो पुनः गुलाम हो चुके हैं गुलामी से मुक्त करना है। अब जो हम काम करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेज पे, अभी हम लोगों ने सेंट्रल कमेटी बनाई है और बहुत जल्दी हम लोग एक स्टेट में एक स्टेट कमेटी बनाएंगे, एक स्टेट इकाई का गठन किया जाएगा और साथ में 543 लोकसभा अध्यक्ष एवं लोकसभा संयोजक नियुक्त किए जाएंगे, जो कि लोकसभा चुनाव में होने वाले उम्मीदवारों की जांच पड़ताल कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं या खुद उम्मीदवार बनकर के चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी की मेंबरशिप का एक ऑनलाइन फॉर्म तैयार किया गया है जो कि मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये ऑनलाइन फॉर्म आप लोगों को भेज दिया जाएगा, जो आप लोग इसमें चुनना चाहें वो लोग कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को मोटी मोटी जानकारी दी। अब आप लोग सबके पास 30-30 सेकंड का समय और मिलेगा, इसमें अपनी अपनी एक बात बता दीजिए कि आप किस हद तक सहमत हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। नंबर 3, आप किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर अभय सबको 1-1 मिनट का समय दे दें, एक नाम लेके पुकार ले ताकि वो अपनी बात को रख सके। वंदे मातरम, जय हिंद। शुक्रिया कोठारी सर जी, बहुत ही बढ़िया मुद्दे गौ माता के बारे में रखे गए हैं और ये लोगों को जैसे जैसे जानकारी बढ़ेगी वैसे भरत भाई आप अपना परिचय दीजिए। और जी मैं भरत चौधरी गुजरात से, जिला महसाणा, तहसील खेरालू से हूँ साहब, और मैं इस मिशन से जुड़ना चाहता हूँ। मैंने आपका और
डॉक्टर साहब तरुण जी का भी बहुत वीडियो पहले से भी देखा है, जब कोरोना काल में आप टीवी पर आके सब बताते थे, और ये मिशन मुझे अच्छा लगा। पहले थोड़ा सा काम कर चुका हूँ, उनके साथ रहना, काम करने का मौका मिला है। कहाँ से हैं अच्छा भरत भाई मिशन आप? है। हम संगठन कहाँ से भरत जी भाई आप कहाँ से हैं? गुजरात से सर। गुजरात में कहाँ से भरत भाई? महसाणा महसाणा। महसाना। और कोई सुझाव भरत भाई? शायद कांटेक्ट हो गया है, वापस आए। रामकिशोर, हम संगठन का कार्य में सहयोग करेंगे, संगठन की जिम्मेवारी लेंगे सर। मैंने आपसे ये सवाल पूछा है कि अब हम लोग एक पॉलिटिकल क्रांति की तरफ जा रहे हैं। सभी लोगों से मेरा जो एक सवाल है, हम लोग पॉलिटिकल क्रांति की तरफ जा रहे हैं, तो पॉलिटिकल क्रांति में आप साथ देना चाहते हैं, और हाँ या नहीं वोट देना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आप साथ दे सकते हैं, इसको थोड़ा सा आप समराइज कीजिएगा सब लोग में। हाँ जी, हम साथ में है आप सबके सर, और सहयोग में हम हमारे क्षेत्र में ठीक है। आई थिंक इनका ऑडियो बीच में टूटता है। चलिए कोई नेक्स्ट ले लीजिए आप। रामकिशोर जी आप। हाँ जी रामकिशोर। जी, ऐसा है कि मैं जितना भी अभी तक का मैंने जितना अनुभव किया है, इसमें मुझे कोई कुछ गलत नजर नहीं आ रहा है। मैं इसमें जो भी कोई अभी तक का जहाँ भी कोई सहयोग होगा, कहीं भी कोई मीटिंग वगैरह जो भी कुछ होगी, तो मैं उसमें समर्थन है पूरा। बिल्कुल बढ़िया। हाँ जी। हाँ जी। रामकृष्ण जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं ये फरीदाबाद का NCR बदरपुर बॉर्डर के पास। अच्छा फरीदाबाद से, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जी मुद्दों के ऊपर सुझाव आपका, और कोई मुद्दे या ये इन मुद्दों के बारे में? सिंह जी तैयार नहीं। सोनलाल जी मुद्दों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी आप लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और शक्ति पार्टी देश हित में जो भी कार्य करेगी, और उसके अंदर मैं सोहनलाल यादव जो भी सपोर्ट कर पाऊंगा वो करूंगा। और आप लोग देश हित में जो भी अभी आज की जो चर्चा थी वो गौ पे, वो बहुत ठीक है, अच्छी है चर्चा, और कोशिश करेंगे कि ये चीजें धरातल पे उतर आए और भारत देश हमारा फिर दोबारा समृद्ध हो जाए उसी तरीके से। तो ये जो भी रहेगा मेरा योगदान इसके अंदर में, अच्छे कार्यों में मैं आप लोगों के साथ रहूँ। थैंक यू। डॉक्टर उर्वी आप कर सकते हैं। ये सारे मुद्दे जो भी बताए गए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सारे ही अच्छे हैं। इसमें सबसे ज्यादा जोर मैं
इस मुद्दे पे देना चाहूंगी, जैसे आजकल के बच्चे हैं उन्हें जो गौ की शिक्षा है, गाय के बारे में उसकी महत्ता है, वो कैसे बढ़ानी, स्कूल में कैसे इंक्लूड करना है, इस पे ज्यादा जोर देना चाहिए ऐसे मुझे लगता है। और मैं मेरा पूरा योगदान देने के लिए तैयार हूँ इन सभी चीजों। थैंक यू। हाँ रवि जी, आप क्या कहना चाहेंगे मुद्दों के बारे में, जो भी बताए, कोई मुद्दे हो आपके पास? हेलो हाँ हेलो। हाँ सर, नमस्ते। जो एजेंडे पे आप हम सभी काम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से हम सब एक दूसरे को पिछले 4-5 साल से ही जानते हैं, और एक अच्छे विचारों के साथ, एक अच्छे मंतव्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम सभी का ये प्रयास रहेगा कि मैं तो एक गो भक्त और एक राजीव जी को मानने वाला हूँ, और उन्होंने जिस ईमानदारी से ये कार्य आगे बढ़ाया, उसी ईमानदारी के साथ हम सभी ये कार्य आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि तरुण जी बोले कि हमारे हाथ में कर्म है, हार या जीत वो तो आगे आने वाला पल बताएगा, लेकिन हमारा इतना ही कर्तव्य बनता है कि हम देश के लिए कुछ कर पाए, समाज के लिए कुछ कर पाए, और हम सभी इसको कटिबद्ध है, हम सभी एक दूसरे के लिए, कि हम सभी कटिबद्धता के साथ आगे बढ़े, एक दूसरे का सहारा बने और देश को आगे बढ़ाए। बहुत बढ़िया। रतन जी। जी, मैं डॉक्टर साहब से सारी बात पूरी सहमत हूँ जी। और एक जो गौचर भूमि है उसमें थोड़ा ऐड करें कि वो एक मंडी गोविंदगढ़ से है, पंजाब से। उनके पास आंकड़ा है 3,32,50,000 एकड़ पूरे भारत की, जो लगभग एक राज्य की 70,000 एकड़ के करीब रहेगी। तो ये भी अगर साथ में मेंशन हो तो बढ़िया है जी। और जो भी कार्य होगा उसमें मैं एग्री करता हूँ, ये इसमें काम करेंगे जी आगे। और एक जानना था कि शंकराचार्य जी ने 15 दिन कहे थे, तो उनका आगे क्या आदेश है, क्योंकि 15 दिन के करीब हो चुका है समय को जी। आपका जो सुझाव है बड़ा अच्छा सुझाव है। आपने जो बात बताई है 3,32,00,000 एकड़, बेसिकली ये बात आपकी ठीक है। ये जो पूरा देश की जो गोचर भूमि है, और संविधान के हिसाब से गोचर भूमि पर किसी और का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। हमने एक वेग शब्द लिखा है कि जहां जहां जिस स्टेट के अंदर जो गोचर भूमि है उसकी चूंकि वो गोचर भूमि खाते में मेंशन कर रखी होती है, तो कहाँ कहाँ कितनी गोचर भूमि है उसका पता लगा करके इसको हम पुनः गौ माता को समर्पित करेंगे, ताकि गौ माता वहां आराम से अपना गोचर कर सके। दूसरी बात आपने जो पूछी शंकराचार्य जी का, तो उस पर काम शुरू हो चुका है। और मैंने अभी बीच में ये बात कही थी कि देश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन, कोई भी संत समाज अगर कोई गौ माता पे प्रोटेस्ट करता है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी, हम सभी लोग, वो जितने भी कार्य करता है, सभी लोग तन मन धन से उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये भी था कि देश में अभी बहुत बड़ा वो प्रोटेस्ट होने वाला है, और शंकराचार्य जी जैसा कि निर्देश दिया है, देश के कई हिस्सों में लोग जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, और लोगों को इसके लिए तैयार कर रहे हैं। कई साधु समाज, कई संत लोग निकल चुके हैं इस बात के लिए, लोगों को जगाने के लिए। अलग अलग जगह मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में लोग जा रहे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग चल रही है, और ये काम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है जी। जी, एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डाला है, अगर उसको भी आप कहें, और उसमें लोग जुड़े। आज शाम को मीटिंग रहती है उसकी।
ठीक है, अभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आज जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग अपना अपना मोबाइल नंबर डॉक्टर अभय को दे दे। ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2, सभी लोग कोशिश करें कि अपने अपने स्टेट में और अपने अपने जिले की एक वीएसपी का ग्रुप बना लें। जैसे कि वीएसपी लिख करके उसके बाद में अपने स्टेट का नाम, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जो भी है, उसके बाद अपने जिले का नाम और अपने अपने जितने भी कॉन्टेक्ट्स है, आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टेक्ट्स है, जो भी परिचित है आपको, सबको उसमें आप जोड़ दीजिए। ये 2 काम आज आप जरूर कीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट कौन है डॉक्टर अभय? पंकज जी। पंकज जी, पंकज अरोड़ा, दिल्ली पीतमपुरा, सुन पा रहे? जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। जी आजकल गौपालक क्या करते हैं, दूध तो बेच देते हैं और गाय खुले में चरने को छोड़ देते हैं। कचरा खा रही है, क्या खा रही है, इस पर भी कोई कानून होना चाहिए। कि गौपालक गायों को बहुत बुरी तरह पीट भी रहे होते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसके रोकथाम पे भी कुछ काम होना चाहिए, क्योंकि अच्छा दूध तो उन्होंने बेच लिया, बाद में उसका जो क्रूरता करते हैं वो गौपालक पूछो मत। अच्छा, गाय को पीटते हैं। हाँ, जो जो सड़क पे जो कचरा जो खाया जाता है, उसको भी इस पे हमने संज्ञान में लिया है। इसको, ये हमारा हाँ जी, कोर कमेटी में ये पॉइंट डिस्कस हुआ था। दूध बेच लिया, कमा लिया, पैसे जेब में हो गए, उसके बाद बाहर छोड़ दिया कूड़ेदान पे, गंदगी खा लो, बीमार होती रहो। ठीक है, इस पे भी एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सुझाव पंकज जी आपका। नेक्स्ट विवेक जी। साथ में हाँ आप जी, लोग ये नमस्कार। साथ में आप लोग ये भी बताइए पंकज जी, आप कि आप इस पॉलिटिकल क्रांति में किस प्रकार से भाग ले सकते हैं और आप अपनी ओर से क्या कर सकते हैं। जी पंकज जी। पंकज जी से पूछिए। पंकज जी। चलिए, वो शायद सुन नहीं पा रहे। नेक्स्ट ले लीजिए आप, पांडे जी। पांडे, हेलो। जी जी। मैं विवेक पांडे, ठीक है, वाराणसी वाराणसी उत्तर प्रदेश। विवेक पांडे, जी, उत्तर प्रदेश। अच्छा वाराणसी। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र। हाँ हाँ हाँ। जी, हमें ये मेंशन करना था सर कि ये तो जो अभी बोले पंकज जी, तो उसमें एक चीज और ये है कि लोगों से एक अपील करनी पड़ेगी। खाने पीने का सामान ये लोग फेंक देते हैं पॉलीथीन में बांध के, और वो पॉलीथीन गाय जुगाली करने के दौरान बाहर नहीं निकाल पाती। कभी उसके सांस नली में अटकता है तो मर जाती है अच्छी अच्छी गाय, और इकट्ठा होते जाता है। उसको 2 पेट होता है गाय को, तो उसके उस पेट में इकट्ठा होते जाता है। अंदर तो थैली फट के खुल गई, लेकिन वो पॉलीथीन पॉली बैग अंदर एकत्रित होता है। एक गाय मरी थी तो उसके अंदर से करीब 1 से 1,500 के बीच में कुछ संख्या रही होगी, पॉलीथीन निकला था। तो उसका पेट सब चमड़ा उतारने वाले जंगल में हमने देखा था, तो वो देख के हमें आश्चर्य हुआ था। तो ये चीज के प्रति लोगों को जागरूक करना होगा, और हम इसमें ये मदद कर सकते हैं कि हमारे अगल बगल के जिलों में, हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है मिर्जापुर, सटा हुआ है वाराणसी से, और मैं वाराणसी में ही रहता हूँ प्रेजेंट टाइम में, लेकिन वहां जाता आता रहता हूँ। अपने होम डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर, विंध्याचल, वहां पर करीब 1100 बीघा जमीन, जिस समय जमींदारी एबॉल्शन हुआ तो 1100 बीघा हम लोग की जमीन गौशाला की थी।
जिसको सरकार पूरी तरह से अतिक्रमण कर ली, भ्रष्टाचार करते हुए उसको गांव वालों को आवंटित कर दिया गया और उसका मुकदमा लड़ा, मतलब कि उसको हम अपनी दावेदारी की, ये गाय गौ माता के लिए निकाली गई। उस समय जब गौचर की जमीन पर छूट आई तो ये हुआ कि ये गाय माता के लिए रहेगी और गाय माता इसमें जाएंगी। गांव भर की गाय माता वहां जाती थी 3-4 महीने के लिए, जब इधर चर खत्म हो जाता था तो भूसा वगैरह, तो कुछ 2-4 चरवाहे लेके चले जाते थे, वो जंगल के तरह था, उस पूरे को जो है लोग हड़पते चले जा रहे हैं। तो इस तरह की भूमियों का पता भी, इस तरह की भूमियां जो जमींदारों से निकली वो भी हैं और उसकी कानूनी स्थिति और ज्यादा मजबूत है, उसको भी इसमें मेंशन करना होगा। जो रतन जी बता रहे थे तो शायद वो उसमें मेंशन नहीं होगा क्योंकि उसका मुकदमा चल रहा है, उसकी सुनवाई चल रही है और मौके पर से जमीन गायब है। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया है। हमारा जो जो पॉइंट नंबर 17 जो है ना, जी पॉइंट नंबर 17 यही है कि गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। जी अगर आप इसको पॉइंट्स को पढ़ेंगे, आप इसको दोबारा जी पढ़िएगा। पॉइंट जी नंबर 7 में ये है कि गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। अब एक एक स्टेट के बारे में बताएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा ना, कि भाई जी फलाना जी स्टेट में फलाना जगह पर या उस जगह पर गोचर भूमि पर गोचर भूमि पर तो ये मान के चलिए कि 90% गोचर भूमि पर अतिक्रमण हो चुका है। पूरे देश में 90% गोचर भूमि पर अतिक्रमण हो चुका है। 5-10% कहीं कहीं बची हुई है, वो भी वहां पर भी। तो ये तो पूरे देश की समस्या है। जी ये पॉइंट ऐड कर रखा है, पॉइंट नंबर 17 इसी का ही है। अच्छा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट ले लीजिए। कुंभार जी, मुद्दों के बारे में। रंजीत गोदरा जी। सर मुझे भी एक मुद्दा रखना था। हाँ, कौन बोल रहे हैं? रविंद्र महांगरे। रविंद्र भाई बोलिए। सर मैं सातारा से बिलोंग करता हूँ, मेरा वो वहाँ का जन्म गांव है। महाराष्ट्र का लेकिन मैं, सातारा? हाँ महाराष्ट्र का सातारा। ठीक है। तो मैं पिछले कोरोना काल से देख रहा हूँ सर कि गांव में सभी गायों को या सभी जानवरों को वैक्सीनेशन बहुत ही स्पीडली दिया जा रहा है अभी। सही कह रहे वो वैक्सीनेशन, हाँ वैक्सीनेशन इतना खतरनाक है सर कि मैं बहुत सारी गाय देखा हूँ, उनके शरीर पर बहुत बड़े बड़े फोड़े आए थे और उसी में वो मर गई। लेकिन खेतीहार नहीं समझते हैं कि ये वैक्सीनेशन कितना खतरनाक है। तो हम इस पार्टी के तरफ से कुछ उसके ऊपर भी एजेंडा रख सकते हैं क्या? बिल्कुल। जो है आदमियों को तो खत्म कर, इवन पशुओं को भी, अपना जो पशुधन है उसको भी खत्म करने की बना है। तो वैश्विक षड्यंत्र का पूरा से कड़े से कड़ी कार्रवाई करेंगे। की तादाद में गाय पशुधन जी जी आपने बड़ी अच्छी बताई। गाय को जो वैक्सीन जो है बहुत तेजी के साथ दिया जा रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। डॉक्टर अभय, ये 4-5 पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा, है ना, सब पॉइंट्स, ठीक है? इसको ऐड करके कुछ इसको मॉडिफाइड करेंगे, है? हाँ ठीक है, नेक्स्ट ले लीजिए। अजीत सिंह जी, ये मुद्दों के ऊपर आपके सुझाव। हेलो हेलो, राधे राधे सभी साथियों को। डॉक्टर साहब के जो मुद्दे हैं वो काफी सोच समझकर डॉक्टर साहब ने रखे हैं, तो मैं तो उनके मुद्दे को बहुत ही ज्यादा सोच समझकर और उन्हीं को समर्थन देता हूँ इस चीज का कि उन्होंने सारी चीजें ये सोचकर और ये मुद्दे जो उन्होंने ढूंढे हैं वो सभी के लिए हितकर है, मानव के लिए भी और गौ माता के लिए भी।
तो हम एक रणनीति के तहत इन सभी मुद्दों को जन जन तक पहुंचाए, ये हमारी सोच होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ले लीजिए डॉक्टर अभय। मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। सोहनलाल जी, आपके सुझाव मुद्दों के बारे में। आपने मुझसे कहा डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब सोहन मुझसे भाई दे कहा। चुके हो सुझाव? जी मैं दे चुका हूँ सर। हाँ, सोहन भाई दे चुके सुझाव। आप सचिन जी को ले लीजिए, अर्जुन सिंह जी है, तपन पांडा है, रंजित कुदारा है, इनमें से किसी को ले लीजिए, हार्दिक कोटक वगैरह। आपके मुद्दे के ऊपर सुझाव। किसका नाम लिया आपने? अर्जुन सिंह जी। अर्जुन सिंह जी है, लाइन पे है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। जी, बताइए बताइए। सर मेरी एक ये राय है सर कि जो गोवंश बेसहारा घूम रहे हैं तो उनको जैसे बीमार न हो उसके लिए कोई इंजेक्शन लगते हैं सर, हर गौशाला में लगते हैं। तो वो बेसहारा जो गोवंश है उनको भी लगने चाहिए। अच्छा। और जैसे गवर्नमेंट क्या करती है सर, इंजेक्शन आगे से आते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल टाइप में, तो गौशाला में तो लगा देते हैं कि 5-6 कोई 10-15 गोवंश को लगा देते हैं, और जो बेसहारा घूमते हैं उनको एक भी इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, और आगे बोल देते हैं कि सब गोवंशों को इंजेक्शन लगा दिए। उससे क्या होता है सर कि पैरों में बीमारी है, कहीं घाव लगना है, कहीं कुछ होने से वो फिर घाव बढ़ते रहते हैं, कीड़े पड़ने के बाद फिर वो गोवंश धीरे धीरे उसको नुकसान होता ज्यादा होता है। उसके लिए भी थोड़ा होना चाहिए। ठीक है, इस पे विचार करेंगे, लेकिन इंजेक्शन को लेकर के थोड़ा सा अलग अलग तरह की मान्यता है देश के अंदर। हाँ सर। देश में गोवंश को जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसमें कई तरह की मान्यता है। कुछ लोग नहीं चाहते कि किसी प्रकार को इंजेक्शन लगाया जाए, है ना। तो इस पे थोड़ा सा हम और डिस्कशन करेंगे इस 2 पॉइंट के ऊपर। दोनों पक्षों को साथ में लेकर देख सकते हैं क्या बेस्ट हो सकता है। ठीक है, आप कहाँ से हैं अर्जुन सिंह जी? और एक सर अर्जुन सिंह सर सुमेरपुर, पाली डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। सभी भाइयों को वंदे सुमेरपुर, मातरम। पाली डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। अच्छा। हाँ सर। सुमेरपुर है। हाँ सर, पाली डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। पाली तो आपके बिल्कुल वहां आ गया, जोधपुर के पास में आ गया। हाँ सर। हाँ, सभी जोधपुर के भाइयों पास। को वंदे मातरम। ठीक है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, सभी आवाज भाइयों को वंदे मातरम। से बोलिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम। प्रसून मिश्रा जी हमारे बीच में है, ये विश्व शक्ति पार्टी के स्थापक है और अभी जुड़ पाए हैं, तो 2 शब्द कहिए, अपना परिचय भी दीजिए, और मुद्दों के बारे में और कुछ आपको कहना है तो। हाँ मिश्रा जी बोलिए। कनेक्शन लूज हो रहा है शायद, उनका कुछ कनेक्शन लूज है। मिश्रा जी बोलिए। पा रहे हैं आप? एडवोकेट प्रसून कुमार मिश्रा जी। हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है मिश्रा जी, बोलिए आप। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली मैं कट गया था। किस विषय में अभी क्या कोई बात नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए कोई। हाँ हाँ, देखिए गौ का ही मुद्दा है ना हम लोगों का। हाँ हाँ, आज का। तो ये तो खैर बहुत ही अच्छा, जो पार्टी ने जो भी एजेंडा तैयार किया है ये बहुत ही अच्छा एजेंडा है, और इसे हम लोगों को पूरा करना है। बीजेपी तो कर नहीं रही है, हम लोग कब से डिमांड कर रहे हैं, कब से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो कुछ इसे कान में जू रेंग नहीं रही है। तो अब हम लोग सब गौ भक्त, जितने लोग गौ भक्त हैं, हम लोग दिखा देंगे कि सिर्फ बीजेपी जो है छदम हिंदूवादी वाली पार्टी है। असली हिंदू के मुद्दे को लेके चलने वाली पार्टी विश्व शक्ति पार्टी है। हम सभी गौ माता भक्त लोग ऐसा करके दिखाने वाले हैं।
बहुत बढ़िया बात कही, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ले लीजिए डॉक्टर अभय, बहुत अच्छी बात की। रंजीत गोधरा जी, आप कुछ गोधरा जी अनम्यूट कीजिए और कहिए कुछ। डॉक्टर अंजलि, गौ माता के मुद्दों पे जो मुद्दे लिए गए हैं वो पहले से ही काफी अच्छे हैं और पूरे कंप्लीट है। अगर इस विचार में मुझे और कुछ सूझता है तो मैं जरूर बताऊंगी। डॉक्टर अभय छेड़ा सर को मैं कांटेक्ट करूंगी। धन्यवाद। इनका कोई रहता है हार्दिक कोटक है, हार्दिक कोटक है अभी। जुड़े थे, अभी दिख नहीं रहे थे। अच्छा, एक अजीत जी है, अजीत कुमार भाई फिलहाल नहीं है, पहले थे। अजीत इस लिस्ट में दिख रहे हैं, अजीत जी हैं। अजीत सुन पा रहे हैं? अजीत जी नहीं, थिंक नहीं है। सभी ने बोल दिया मेरे ख्याल से, सभी का लिस्ट में तो दिख रहे हैं अजीत जी, आवाज नहीं जा रही। अच्छा, बाकी तो मेरे ख्याल से लगभग ये रंजीत कोदारा भाई, इनका हो गया है राजस्थान से। नहीं हुआ मेरे ख्याल से। नहीं हुआ रंजीत कोदारा। रंजीत गोधरा जी, मेरे ख्याल से सभी ने कहा है। तो अभी अगला अपना कदम क्या रहेगा कोठारी सर जी? अभी मेरी बात तो रह गई है। अभी जैन साहब, हाँ अभी आप तो अब आए ना, इतनी देर से आपकी आवाज सुनने को सब लोग सोच ही रहते। बताइए। सभी देश प्रेमी भाई जो जुड़े हैं उन सबको पहले तो वंदे मातरम। दूसरा, आप सभी ने जो उचित सुझाव प्रदान किए हैं उनको आगे लिया जाएगा। इस कार्य को करने के लिए ऐसा नहीं है कि नहीं किया जाएगा, क्योंकि विश्व शक्ति पार्टी का उद्देश्य सिर्फ एक ही है। जो क्रांतिकारी अमर बलिदानी हमारे बीच के अंदर इस देश को भारत की मान्यता पर खड़ा करना चाहते थे, उन बलिदानों का कर्जा हमारे ऊपर शेष है। और जब तक वो कर्जा उतरेगा नहीं, किसी भी भारतवासी को शायद सदगति प्राप्त ना हो। तो इस उद्देश्य को लेकर हम चले हैं। और आप लोग जो जुड़े हैं उन सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने राय दी, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी देश प्रेमी हैं। साथ ही मैं ये कहूंगा कि आप लोग जो है विश्व शक्ति पार्टी को सिर्फ आगे नहीं बढ़ाना, आप लोगों ने हिस्सा बनकर उसको जो है आगे बढ़ाइए, जिससे कि आप लोगों की विचारधाराएं आगे सामने आ सके। इसके लिए सर्वप्रथम काम जो भी आपने अपना अपना सहयोग प्रदान किया है उसको आप लिखित में आज की मीटिंग के बारे में, कि आज मीटिंग हुई है और हमारा ये सुझाव था और इस मीटिंग से प्रति हमारा क्या कहना है, आप सभी अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उस बात को जरूर डालें, जिससे कि लोगों को ये मालूम पड़ सके कि कुछ लोग मीटिंग के अंदर जो उपस्थित हुए हैं उन लोगों ने मीटिंग अटेंड करी है। खाली यहाँ पर सुझाव देकर या समर्थन देकर शायद बात पूर्ण नहीं होगी। तो आप सभी देश प्रेमी भाइयों, आप लोग, विनती करता हूं मैं आपसे कि आप लोग जो है आगे बढ़कर इस कार्य को पूर्ण कराने में हम सबकी मदद करें, तो इस पूरे देश की मदद करें, सिर्फ विश्व शक्ति पार्टी की नहीं। विश्व शक्ति पार्टी आपको पहले की तरह, जैसे डॉक्टर तरुण कोठारी ने पीछे भी जन जन आंदोलन करके सिर्फ मंच प्रदान करने के लिए सबको इकट्ठा किया था, उसी प्रकार से विश्व शक्ति पार्टी का गठन भी उन्हीं के द्वारा तथा पूर्व के उन आंदोलनकारियों को जोड़कर किया गया है, जो कि पहले भी जन जन आंदोलन में भाग ले चुके हैं। तो आप लोग यदि आगे आएंगे तो निश्चित तौर पर हम बहुत तेजी से इस 543 सीटों से, कोई वैल्यूएशन नहीं है, 50,000 सीटें भी होगी तब भी हम क्रांतिकारी इतने हैं कि हम इकट्ठा होकर एक दूसरे का साथ देकर वहां से चेंजिंग करा सकते हैं। तो विश्व शक्ति पार्टी का इतना ही उद्देश्य है दोस्तों। तो आपसे एक बार फिर विनती करता हूँ कि इस मीटिंग के बारे में अपने अपने ग्रुप में अपनी अपनी राय अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद संजय जैन जी। अच्छा, डॉक्टर अभय,
भाई जिन्होंने अपना जो मोबाइल नंबर नहीं दिया है, तो मेरे नंबर में नहीं आ रहा, मुझे व्हाट्सएप अच्छा, कर। इसको कंक्लूड करते हैं, है ना? हेलो हेलो, हाँ डॉक्टर अभय, सोहनलाल जी, हाँ डॉक्टर अभय सुन पा रहे हैं? हाँ, तो लास्ट में जब मीटिंग कंक्लूड करते हैं तो 2-3 पॉइंट्स आप याद रखिएगा। कोई भी क्रांति जो होती है, जैसे खास तौर से जो पॉलिटिकल क्रांति होती है, शुरुआत में लगता है कि एक छोटी क्रांति है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक एक व्यक्ति जो होता है बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एक इंसान खुद को कमजोर सोचता है, यार मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो छोटा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक बहुत बड़ी ज्वाला होती है। थोड़ा सा अगर वो समय की बर्बादी को रोक करके एक लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ लगा ले, तो निश्चित तौर से कितना ही बड़ा लक्ष्य क्यों नहीं हो, हम उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। समस्या हमारे सामने आएगी, प्रतिदिन रोज एक समस्या आएगी, और जिस दिन समस्या नहीं आती है उस दिन लगना चाहिए कि यार आज कहीं हम कुछ गलत रास्ते पे तो नहीं है। अगर समस्या नहीं आती है तो इसका मतलब हमारा आज का दिन जो है व्यर्थ हो गया है। आज कोई न कोई समस्या आनी चाहिए और उस समस्या का हम समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, उसको हम मार्ग में लेके आएंगे। तो आप लोग इतने जुड़े हैं, तो आप में से एक एक व्यक्ति जो है 1-1 लाख लोगों के बराबर है। एक एक व्यक्ति 1-1 लाख लोगों को पार्टी के साथ जोड़ सकता है। ये एक राजनीतिक क्रांति है और क्रांति की शुरुआत अब हो चुकी है। अब इस देश को बदलना है, देश के लोगों को बदलना है। देश जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी ताकतों के हाथ में आकर के गुलाम हो चुका है, वहां से देश को पुनः आजाद कराना है। इसके लिए अब आप सब लोग ये मान के चलिए कि सब लोगों को इसमें एक आहुति देनी है, अपना कुछ समय देना है। सबसे पहला काम, प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना फोन नंबर एक तो डॉक्टर अभय को दे दे, साथ में अपनी डिटेल्स दे दे। दूसरा, पार्टी का एक फ्री फॉर्म है, ऑनलाइन मेंबरशिप फॉर्म है, वो पार्टी का फॉर्म डॉक्टर अभय आपको दे देंगे, वो सब लोग आप ज्वाइन कर लीजिए। तीसरा, अपने अपने नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, वीएसपी के बाद में अपना स्टेट का नाम, स्टेट के नाम के बाद में अपना नाम, और आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टेक्ट्स है सब कॉन्टेक्ट्स को उसमें जोड़ लीजिए। तीसरी बात, उसके बाद जो भी पार्टी से संबंधित सूचना आपके पास है, आपने आज मीटिंग करी, मीटिंग में क्या हुआ, इसकी जानकारी तमाम लोगों को दीजिए, हर ग्रुप में भेजिए। जो भी इस आपके साथ, आपके मोबाइल में जितने भी ग्रुप है, मेरे मोबाइल में कम से कम 400 ग्रुप है, आप कोशिश करेंगे तो आप 10, 20, 50 ग्रुप में ये अपना मैसेज डाल सकते हैं। इसको एक बहुत बड़े आंदोलन के तौर पर लेना है। ये पार्टी नहीं है, ये एक आंदोलन है, ये एक पॉलिटिकल आंदोलन है, ये एक राजनीतिक क्रांति है। इस क्रांति की तरह लेना है। निश्चित तौर से हमें अपना तन मन धन जो भी देना पड़ेगा, मैं व्यक्तिगत तौर से अपनी बात करता हूँ, तन मन धन जो भी देना पड़ेगा देश के लिए समर्पित है। इसी भाव से हमें काम करता हूँ और आप लोग भी इसी भाव से काम कीजिए। हम बहुत जल्दी अगले कुछ महीनों के अंदर ये दिखा देंगे देश को कि ये देश अब बदलाव चाहता है, ये देश अब क्रांति चाहता है, ये देश अब अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों से मुक्ति चाहता है, और ये मुक्ति निश्चित तौर से आप लोग, हम लोग सब मिल करके इस देश की जनता को दे सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और मैं आज की मीटिंग निधि जी हुए हुए, तो वेलकम डॉक्टर निधि जैन, अपना संक्षिप्त में परिचय दीजिए और ये मुद्दों के बारे में कहिए। निधि जैन सुन रहे हैं आप? डॉक्टर निधि जैन, जी नमस्कार, वंदे मातरम। हेलो, नमस्कार, बोलिए। हाँ जी, हाँ आप लोग बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग एक अलग ही तरह की गुलामी में जकड़े हुए हैं, ऐसी गुलामी जो दिखाई नहीं दे रही है हमें कि हम वास्तव में गुलाम हैं, मगर फिर भी हम इतने गुलाम मानसिक रूप से बन गए हैं कि लोग बिल्कुल जो उन्हें दिखाया जा रहा है, जो उनको सुनाया जा रहा है, उसके बियॉन्ड वो कुछ सोचने को ही तैयार नहीं हो पा रहे हैं। उनका दिमाग मानसिक रूप से इतना वो पंगु बन गया है कि कोई कुछ सोच ही नहीं पा रहा है कि हमारी सरकार नीतियां हमारे खिलाफ बना रही है या
मल्टीनेशनल कंपनीज के फेवर में बना रही है। तो बहुत ही अच्छा आप लोग प्रयास कर रहे हैं और आप इतना अपना समय, तन मन धन और सब कुछ दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बदलाव आना ही चाहिए। और राजीव दीक्षित जी जिन्होंने कि एक सपना देखा था, उस सपने को हम सबको मिलकर यदि अपन पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से भारत फिर से विश्व गुरु के पद को प्राप्त करेगा। जी, थैंक यू सर। बहुत बहुत अच्छा निधि जी, आपने बड़ी अच्छी बात बताई। आप कहाँ से डॉक्टर साहब? जी मैं एमपी से हूँ, डॉक्टर निधि जैन, मंडलेश्वर एमपी, इंदौर के पास। नंबर जो है मुझे व्हाट्सएप। ठीक है डॉक्टर, मीटिंग का समाप्ति की घोषणा कर दीजिए। ठीक है, किसी भाई को कुछ बोलना हो तो पहले पूछ लीजिए एक बारी। मधु जहरा जी, आप मधु बेहरा जी, आप अपना परिचय दीजिए। हाँ, एक मिनट। हाँ मधु बेहरा। हाँ, मेरा नाम मधु बेहरा, मैं मुंबई से हूँ। हाँ, और एक्चुअली हमारे ग्रुप में आया था, जनता सरकार मोर्चा के ग्रुप में, तो मैंने ज्वाइन किया है इसको। बहुत बढ़िया। तो गौ माता मुद्दों के बारे में आपका कोई सुझाव? ये 9 बजे हाँ, से अभी मैं गया था गौ माता के इसमें, दिल्ली में जो रैली हुआ था ना 20 नवंबर को। हाँ, हाँ, तो महाराष्ट्र से गए थे। हाँ, रैली में वो गए थे हेलो। करीबन। हाँ, बोलिए। हाँ, अभी जैसे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने 7 नवंबर से बच्चों को आंगनवाड़ियों में अंडे देना वो कर दिया है गवर्नमेंट की ओर से। ये तो इस तरह की यदि सरकारी नीतियां बनेगी तो शाकाहार पर और ये सब पे कितना वो होगा। और जो किसान अनाज उगा रहे हैं और उनको लॉस हो रहा है, उसकी ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और जो पोल्ट्री फार्म जो किसानों के पास है, उनकी सरकार को चिंता है कि इनके अंडे कैसे बेचे जाएं। हाँ, तो ये एक अहिंसक देश है या हिंसक देश है? भारत की सारी परिभाषा ही बदली जा रही है। नहीं, आपका जो बोलना बहुत सही है। अभी गवर्नमेंट का रूल्स ऐसे हुए ना कि जिसके लाइसेंस है आप दुकान चलाओ, जिसके लाइसेंस नहीं है आप दुकान बंद करके रखो। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों को प्रोत्साहन किया जा रहा है। जी, ये होना नहीं चाहिए। हाँ, मतलब ये। और फिर बच्चों को अभी से यदि अंडा अभी से सर्व किया जाएगा तो जो शाकाहारी बच्चे भी हैं जो पास में बैठकर आंगनवाड़ियों में खाएंगे, उनको कुछ रहेगा ही नहीं। मांसाहार और शाकाहार के बीच में वो कुछ घृणा ही नहीं रहेगी। वो अभी से उसको कन्वर्ट करेंगे और एक बार आहार बिगड़ा तो उसके साथ कई गलत आदत आने की संभावनाएं रहेगी। नहीं नहीं, ऐसे कहा भी जाता है ना, जैसे अन्न वैसे मन। क्योंकि यस मैंने भी यस। ये शस्त्र किया हुआ है और मैं काफी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, जैसे ब्रह्म कुमारी हुआ, इस्कॉन हुआ, ये जनता सरकार मोर्चा, AIM, बहुत सारी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। और हमारा कर्ज मुक्त अभियान, उसमें तो भी 11.5 लोग जुड़े हैं। ये भी एक मुद्दा हम नहीं, लोग काम कर रहे हैं, तो ये तो बहुत जैसे गलत हो है रहा ना, है। हाँ एमपी में भी ये आया था आंगनबाड़ियों में अंडा हाँ। वितरण का, तो हमने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई थी, तो यहाँ पर बंद हो गया, चालू ही नहीं हो पाया था। ऐसे महाराष्ट्र में भी आप लोग कुछ करेंगे ना तो वहां भी बंद हो सकता है। आप तो इसके लिए उसकी क्या जो है ना, करें, हमें गाइड कीजिए ना। आप उस आदेश की पर्चा भेज दीजिए ग्रुप के अंदर, तो उसके हाँ ऊपर हाँ, निश्चित तौर पर विश्व शक्ति पार्टी पूर्ण रूप से आवाज उठाएगी। जी बिल्कुल। ठीक है, आप हमको गाइड कीजिए। आप बोला PDF मुझे भेज दीजिए। मैं और एक भी ग्रुप में जुड़ा हूँ, यूनिवर्सल लॉ ट्रस्ट। वहाँ पे भी लोग बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ तक का जैसे हमको कंट्रोल करते हैं, उसके बारे में भी जी इंफॉर्मेशन देते हैं। ऐसे बहुत सारी नहीं, संस्था है। एक्चुअल मेरे पास इसका PDF नहीं है, मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आया था। फिर मैंने मुंबई के कलेक्टर से रिक्वेस्ट भी करा तो है कि मुझे इसका आप सरकारी आदेश की प्रति दीजिए, पर अभी तक वो दे नहीं पाए हैं मुझे। तो मतलब ये मामला उठाना चाहिए कि ऐसे कैसे आप भारत मतलब एक अहिंसक देश में आप इस तरह से बच्चों के साथ अभी से ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग? इसके लिए आप ऐसा कुछ अगर ऑनलाइन कैंपेन अगर लीगली ऐसा कुछ कर सकते हैं तो मैं ट्रस्ट के बड़े बड़े लोगों से जाके मिलके
ये आपकी बात रख सकता हूँ, जैसे वाइस प्रेसिडेंट हुए। डॉक्टर निधि, आपने बड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, और आपके पास जो भी इसका फोटो पीडीएफ जो भी है, आप फोटो भी है तो फोटो भेजिए हमको। निश्चित तौर से आपकी पार्टी, हमारी पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी, और देश के किसी भी स्टेट में यदि कोई भी सरकार अगर अंडे को कंपलसरी करती है तो निश्चित तौर से हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, और वहां से अंडे का कंपल्सन हटाया जाएगा। जी सर मैं बता दूं कि भारत के 9 राज्यों में आंगनबाड़ियों में अंडा वितरण किया जाता है गवर्नमेंट की ओर से, 9 राज्यों में। ठीक है, तो आप ये मुझे कितनी बड़ी बात है। नहीं, इस पे हम कार्रवाई करेंगे, इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। आप मुझे डिटेल्स भेजिएगा कौन कौन से स्टेट में हो रहा है, और कोई इसका कोई ऑर्डर हो सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का तो आप दीजिए। हम निश्चित तौर से छोड़ेंगे नहीं, इस मुद्दे पर कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। जी थैंक यू सर, धन्यवाद। ये मुद्दा ऐसा है, इस मुद्दे पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और मुझे पर्सनली व्हाट्सएप, मेरा नंबर है 9022165333। मैं डॉक्टर अभय छेड़ा हूँ मुंबई से, और बीएसपी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, और हम साथ में मिलकर कुछ बड़ा काम करेंगे। आई थिंक सभी ने अपना वक्तव्य दे दिया है। कोठारी सर, क्या हम वंदे मातरम कहें? हाँ, सभी लोगों ने अपनी अपनी बात कह दी है, अभी भी है ना। तो आज की मीटिंग काफी अच्छी रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग एक नई क्रांति, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए जोश के साथ काम करेंगे, और निश्चित तौर से अपने देश को बचाने के लिए अपना तन मन धन जो भी देना पड़ेगा कुर्बान करेंगे। तो आज इसी के साथ आज की हम मीटिंग समाप्ति की घोषणा करते हैं, और जैसे कोई नेक्स्ट मीटिंग होगी आप डॉक्टर अभय के साथ संपर्क में रहिए, उनको अपना नंबर दे दीजिएगा, और आपको मीटिंग चलती रहेगी, और जैसे जैसे मीटिंग होती रहेगी आपको बराबर रेगुलर जानकारी दे दी जाएगी। वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। सभी अपना अपना एक बार माइक खोलकर वंदे मातरम बोल दे तो बहुत अच्छा रहेगा। वंदे मातरम। सभी माइक खोल दे। वंदे मातरम। अच्छा लगा आप सभी लोगों ने समर्थन दिया। जय गौ माँ। जय गौ माता की। जय गौ माता की। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आओ मिलकर आवाज उठाएं, गो हत्या बंद हो, गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान प्रदान करे भारत सरकार, नहीं तो हम संसद से उनको भगा देंगे। बिल्कुल सर जी, मुझे पूछना था, ये नेक्स्ट आंदोलन जब हम करने वाले थे सड़क पे दिल्ली के, वो कब चालू होने वाला है, कुछ आइडिया है? ये पहले बात हो चुकी है, आप थोड़ा सा लेट में आए हैं, आपको जानकारी दे देंगे अलग लोग, ठीक है? हाँ ठीक है, सॉरी मैं लेट हो गया थोड़ा, मैं दूसरी मीटिंग में कोई बात, आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है? ग्रुप में जानकारी आ जाएगी, ठीक है। वंदे मातरम। वंदे मातरम।